गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो शुरू करते हैं। कल हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है एक आउटलाइन समझा, और 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहला जो पार्ट था हमारा, हमने रखा था कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा पूरे टॉपिक्स का, जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर तक। सेकेंड जो पार्ट था, मैंने बताया था कि सेकेंड पार्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें। थर्ड पार्ट है हमारा, उस थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण से संबंधित बातों को। तो फोर्थ पार्ट होगा हमारा पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता से संबंधित जो बातें हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज, और ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज से संबंधित बातें मुख्य रूप से जो हमारा बल रहेगा वो रहेगा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण जैसे टॉपिक पे। ठीक, तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हेडिंग लगाइएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। गवर्नमेंट इकोलॉजी एन। तो तरीका ये रहेगा कि मैं सिनॉप्सिस बनाता चलूंगा, और सिनॉप्सिस बनाने के क्रम में चीजों को डिस्कस करता चलूंगा। आप लोगों को भी अपना नोट्स कैसे तैयार करना है, तो सिनॉप्सिस के फॉर्म में ही तैयार करना है। कुछ बातें होंगी जो बुलेट पॉइंट बातें होंगी, तो इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी मैं बोल दूंगा, तो आप बुलेट पॉइंट्स बना करके नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी। तो चूंकि प्रीलिम्स का ये बैच है, तो प्रीलिम्स का बैच है तो हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स के एग्जाम पर रहेगा, है ना। इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बल्कि बातों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और नोट्स बनाने का तरीका कैसा रहेगा, जैसे मैं बोर्ड में समझाऊं ऐसा ही आप लोग अपनी कॉपी में बनाते चलेगा सिनॉप्सिस। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पर्यावरण से। तो आप लोग जानते होंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या है, तो आपने पढ़ा होगा पर्यावरण है परि जोड़ आवरण। एक सामान्य सी, बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा क्या कहती है, तो अगर पर्यावरण की सामान्य सी परिभाषा समझी जाए तो क्या है, तो हम कह सकते हैं हम और हमारे आसपास का वातावरण। तो हम और हमारे आसपास का जो वातावरण है वही कहलाता है पर्यावरण। इसका मतलब है कि हम भी इसके क्या हैं, घटक हैं। तो हम और हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है, और हम भी इस पर्यावरण के एक घटक हैं, एक कंपोनेंट हैं। अब थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित करते हैं। तो और व्यवस्थित करने के क्रम में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जीवित जीवों के चारों ओर फैला हुआ स्थान के साथ उसका सहजीवी संबंध होता है, पर्यावरण कहलाता है। तो अगर व्यवस्थित करेंगे हम, तो व्यवस्थित करने के क्रम में हम क्या कह सकते हैं, जीवित जीव हैं, जीवित जीव हैं, और जीवित जीवों के चारों ओर का स्थान है क्या है, तो आप कहेंगे जीवित जीव हैं और जीवित जीवों के चारों ओर का स्थान है, जिसके साथ इनका सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध है, हम कह रहे हैं सहजीवी संबंध, बायोटिक रिलेशन। तो जीवित जीवों के चारों ओर फैला हुआ स्थान, जिसके साथ में
इनका सहजीवी संबंध हो, ये कहलाएगा पर्यावरण। अब आप कहेंगे सर ये सहजीवी संबंध क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? तो ध्यान से समझिए। सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें जीव एक साथ रहते हैं और अपने आश्रय और पोषण को साझा करते हैं। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशन कैसा संबंध है? एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध में जीव एक साथ रहते हैं और क्या कर रहे हैं? एक साथ रहते हैं एवं अपने पोषण व आश्रय, आश्रय का मतलब है हैबिटेट या आवास, तो अपने पोषण और आश्रय को साझा करते हैं। तो हम चले थे कहां से? हम चले थे जीव और उसके आसपास का जो वातावरण है। हमने सामान्य सी परिभाषा समझी थी कि हम और हमारे आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है, हम भी जिसके घटक हैं। इसे हमने और आगे बढ़ाया था, और आगे बढ़ाने के क्रम में हमने समझा कि जीवित जीवों के चारों ओर का क्या है? स्थान है, जिसके साथ उसका सहजीवी संबंध होता है, पर्यावरण कहलाता है। और सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें जीव एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं? तो आप कह सकते हैं साथ रहते हैं, अपने आवास और अपने पोषण को एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमने दो बातों को समझा। आगे बढ़ते हैं हम। हमने देखा क्या? हमने देखा कि जीवित जीव हैं और है उनका भौतिक व जैविक वातावरण। जीवित जीव हैं और उनका भौतिक और जैविक वातावरण है। तो जब जीवित जीवों और उनके भौतिक और जैविक वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, क्या है? इनके मध्य का जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, जब हम इनके मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे होते हैं, इनके मध्य के इंटर रिलेशन का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हम इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। तो जीवित जीवों का उनके भौतिक और जैविक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों, इनके मध्य इसका अध्ययन है, हम कह रहे हैं अंतर संबंधों का अध्ययन। तो जीवित जीवों के उनके भौतिक और जैविक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों, इंटर रिलेशन का अध्ययन है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन है। इनके मध्य का जब हम अध्ययन करते हैं, तब ये कहलाता है पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी क्या है? आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी है जीवित जीव और उनके आसपास के भौतिक और जैविक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जो ये पारिस्थितिकी है, इस पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई, या हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी अध्ययन की जो आधारभूत इकाई होती है, इसे कहा जाता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई, अध्ययन की आधारभूत इकाई, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई को कहते हैं क्या? आप कह सकते हैं
इसे कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र व को अब देखिए, सबसे पहले रिटर महोदय ने 1865 में इकोलॉजी शब्द को दिया था। आगे चल करके अर्नेस्ट हैकल नाम के एक जर्मनी के वैज्ञानिक हुए, तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, ओइकोलॉजी शब्द दिया, और अर्नेस्ट हैकल ने ओइकोलॉजी शब्द को दिया और इकोलॉजी को विस्तृत रूप से परिभाषित किया। लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में आप लोगों को जो भी टर्म अगर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने दिए हैं टर्म, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, उनकी एक लिस्ट बना के दे दूंगा, क्योंकि कई बार प्रश्न प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस वगैरह में, आर वगैरह का जो एग्जाम होता है इसमें पूछ लेता है, तो इसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा, और क्लास के साथ साथ तो डिस्कस करते ही रहेंगे। तो पारिस्थितिकी के लिए ध्यान रखना है किनका नाम, अर्नेस्ट हैकल का नाम ध्यान रखना है, और अर्नेस्ट हैकल ने, यहां पर आप बुलेट पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं कि अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम ओइकोलॉजी शब्द दिया और पारिस्थितिकी की विस्तृत व्याख्या। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या, हमने डिस्कस कर लिया पर्यावरण क्या है। पर्यावरण है जीवों के चारों ओर का स्थान जिसके साथ उनका सहजीवी संबंध होता है। जीव और उनके चारों ओर के स्थान जिसके साथ उनका सहजीवी संबंध है, जब हम इस संबंध का क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो हम इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी अध्ययन की जो आधारभूत इकाई है, इस आधारभूत इकाई को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम कहा जाता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, इकोसिस्टम। तो अब समझते हैं इकोसिस्टम क्या है। पारिस्थितिक तंत्र व को जहां भी तंत्र शब्द आए तो आप जानते हैं सिस्टम शब्द आता है, तो सिस्टम में एक बात अंडरस्टूड होती है कि सिस्टम जो भी होता है उस सिस्टम के घटक होते हैं, है ना। और घटक क्या हैं, तो आप कह सकते हैं घटक दो तरह से हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूं तो यहां पर कैसे घटक हैं, मैं हूं, आप हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, हम दोनों के बीच में माइक है, स्मार्ट बोर्ड है, मैग्नेटिक पेन है, कैमरा है ना, ये सारी चीजें हैं, और ये सब कुछ मिल करके एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो कोई भी तंत्र होता है, कोई भी सिस्टम होता है, तो आवश्यक है कि उस सिस्टम के घटक होते हैं। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र भी सिस्टम है, तो सिस्टम के क्या होंगे, पारिस्थितिक तंत्र के भी क्या होंगे, घटक होंगे, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। घटक होंगे या कंपोनेंट्स होंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह से घटक होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक ऐसे घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। और दूसरी तरफ होते हैं अजैविक घटक, जिन्हें हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक अबायोटिक तो पारिस्थितिक तंत्र है, और पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक हैं, जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं। अब आप कहेंगे सर ये जैविक घटक क्या होते हैं,
तो ध्यान से समझिएगा, जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे घटक होते हैं जो 3 काम आवश्यक रूप से करें, या हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में कहें कि जैविक घटक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे घटक हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्वतः जैव रासायनिक क्रिया करने की क्षमता रखते हैं, जो स्वतः क्या कर सकते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटी करने की जिनकी कैपेसिटी होती है। ऐसे घटकों को हम पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के रूप में जानते हैं। तो जैविक घटक क्या हैं? आप कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे घटक जो स्वतः जैव रासायनिक क्रिया करने की क्षमता रखते हैं, जो स्वतः जैव रासायनिक क्रिया करने की क्षमता रखते हैं। जैव रासायनिक क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बायो केमिकल एक्टिविटी। बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो ध्यान ये रखना है, जैव रासायनिक क्रिया, स्वतः जैव रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता रखते हैं जो घटक, ऐसे घटकों को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट 3 कार्य आवश्यक रूप से करते हैं। 3 कार्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना है, 3 कार्य हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन। ये के नहीं है, ये आर है, ध्यान से, रेस्पिरेशन है। ध्यान क्या देना है, स्वतः जैव रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता रखने वाले घटकों को पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कहा जाता है। और जो ये स्वतः जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, इन स्वतः जैव रासायनिक क्रियाओं में 3 कार्य आवश्यक रूप से हों। रेस्पिरेशन करते हों, सांस लेते हों, डाइजेशन करते हों, भोजन को पचाते हों, और रिप्रोडक्शन करते हों, अपनी जैसी संततियों को उत्पन्न करते हों। ये 3 कार्य जो घटक आवश्यक रूप से करते हैं, ऐसे घटकों को हम पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के रूप में जानते हैं। ठीक। दूसरी तरफ हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो जो भी बाकी जितने भी घटक हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये जो 3 कार्य आवश्यक रूप से ना करें, इन्हें हम अजैविक घटक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप क्या कह सकते हैं? जल, जैसे टेम्परेचर, तापमान, जैसे कि लाइट, प्रकाश, जैसे कि मृदा। ये सब कैसे घटक हैं? ये ऐसे घटक हैं जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कहते हैं। इन्वायरमेंट के लिए इतना ही जानना जरूरी है। आगे बायो की क्लास में हम थोड़ा सा इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो बायोटिक सॉरी, तो बायोटिक और अबायोटिक के मध्य की कड़ी होते हैं, लेकिन हमें इन्वायरमेंट में उसकी जरूरत नहीं है। बायो की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोटिक और अबायोटिक के मध्य की जो कड़ी होती है, उस कड़ी को क्या कहते हैं, कैसे काम करते हैं, कॉपीज बनाती हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, उनको मध्य की कड़ी के रूप में रखते हैं। तो वो अलग डिस्कशन है। ठीक है, तो देखिए, हमने 2 बातों को समझ लिया है। हमने क्या समझ लिया है कि बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक हैं, और दूसरी तरफ है अजैविक घटक। अब ध्यान से समझिए, क्या समझना है? जैविक घटक और अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। मैं अगले पेज में लिख देता हूं, यहां मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, आप इन दोनों के मध्य में लिखिएगा। ठीक, क्या होते हैं? तो हम कह रहे हैं एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित।
इंटर रिलेटेड और करते हैं अंतःक्रिया। करेक्शन। हमने क्या कहा, हमने ये समझा कि जैविक घटक हैं और हैं अजैविक घटक, और जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और अंतः क्रियाएं करते हैं। तो अगर मैं व्यवस्थित रूप से कहूं तो मैं कहूंगा क्या, कि जैविक और अजैविक घटकों के अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। तो हम कंक्लूजन के रूप में क्या कह सकते हैं, हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों, हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और कार्यात्मक, फंक्शनल इकाई, यूनिट क्या कहलाती है, कहलाती है पारिस्थितिक तंत्र या इको। ठीक, तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। सर्वप्रथम 1935 की बात है, एजी टेंसले नामक एक वैज्ञानिक थे, का नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, तो नाम था एजी टेंसले। तो सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक थे, ये वनस्पति शास्त्री थे और ब्रिटेन के थे। तो ब्रिटेन के वनस्पति शास्त्री थे, और इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द को दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द को, आगे चल करके ओडम साहब आए, ईपी ओडम नाम था पूरा, और ईपी ओडम जो हैं अमेरिका के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से थे और बायोलॉजिस्ट थे। तो ओडम साहब ने बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया, और बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को परिभाषित करने के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत। ध्यान रखिएगा, ओडम साहब का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, नाम लिख लीजिएगा, क्या नाम था, ईपी ओडम। और ओडम साहब ने क्या दिया, ओडम साहब ने परिभाषित किया बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। इसे जैविक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को दिया अथवा जैविक स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया, और जैविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के क्रम में क्या किया, तो इकोसिस्टम की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, यहां पर हमने सिर्फ जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जिसे समझा, ओडम साहब ने इसकी व्याख्या बनाई। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम का बहुत साधारण सा मतलब है, स्पेक्ट्रम का मतलब होती है व्यवस्था। अगर जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो जब हम
विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करते हैं, तो आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, तो हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, तो यहां हम जो बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं, जो जैविक इकाइयां हैं, इन जैविक इकाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। और जैविक इकाइयों की जो ये व्यवस्था है, इन्हीं जैविक इकाइयों की व्यवस्था को बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम अथवा जैविक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए क्या, ओडम साहब का दिया हुआ जैविक स्पेक्ट्रम सिद्धांत, अथवा हेडिंग लगाएंगे हम सिर्फ कितनी, जैविक स्पेक्ट्रम या बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने भी यहां से प्रश्न बनाया है, स्टेट पीसीएस आपके पीसीएस के एग्जाम ने भी यहां से प्रश्न बनाया हुआ है, और ये टॉपिक हमें हेल्प करेगा बायोडाइवर्सिटी को समझने में, क्योंकि जब हम जो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का सिद्धांत है, अगर हमने इसे अच्छे से समझ लिया तो बड़ा आसान होगा हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को समझना, जैव विविधता को समझना। ठीक है, तो हेडिंग क्या लगाना है, हेडिंग लगाना है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। और परिभाषित किसने किया है इसको, तो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया है ओडम साहब ने। तो एक तरफ है जैविक घटक, दूसरी तरफ है क्या, आप कह सकते हैं दूसरी तरफ है अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होता है, और इनके इंटरेक्शन के कारण जो डेवलप होता है, इसे कहा जाता है जैविक तंत्र या बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल, अब जैविक घटक को आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जैविक घटक कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर जैविक घटक ऐसे घटक होंगे पारिस्थितिक तंत्र के जो स्वतः जैव रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता रखते होंगे। दूसरी तरफ तीन काम आवश्यक रूप से, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन। दूसरी तरफ है अजैविक घटक, तो आप कहेंगे सर अजैविक घटक ऐसे घटक हैं जो तीन कार्य आवश्यक रूप से नहीं कर रहे हैं, स्वतः जिनके पास स्वतः जैव रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता नहीं है, वही पारिस्थितिक तंत्र अजैविक घटक हैं। जैसे कि हवा, जैसे कि मृदा, जैसे कि पानी, जैसे कि क्या है, आप कह सकते हैं प्रकाश, तापमान, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हैं। जैविक घटकों में सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे माना जाता है, उसे कहा जाता है जीन। तो जैविक घटकों में सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जीन, और जीन का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है क्या, जीन। जब जीन का अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्शन होता है, यहां पर अजैविक घटक है, इन अजैविक घटकों के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो जो सिस्टम डेवलप होता है, इस सिस्टम को कहते हैं जेनेटिक सिस्टम या आनुवांशिक तंत्र। तो क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं आनुवांशिक तंत्र। आनुवांशिक तंत्र कहते हैं या जेनेटिक सिस्टम कहते हैं।
जेनेटिक सिस्टम। जीन से जो बड़ी इकाई है, जीन से बड़ी इकाई होती है जीवन की, वो क्या है? तो जीन से बड़ी इकाई को कहते हैं कोशिका अथवा सेल। तो जीन से बड़ी इकाई है कोशिका अथवा सेल। जब कोशिका का अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्शन होता है, अंतः संबंध होते हैं और अंतः क्रियाएं होती हैं, जो सिस्टम डेवलप होता है, इसे कहते हैं सेल्युलर सिस्टम या कोशिका तंत्र। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेल्युलर सिस्टम अथवा कोशिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिका से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो यूनिट मिलती है, जो इकाई मिलती है, इसे कहते हैं टिश्यू अथवा उत्तक। तो क्या कहते हैं? कहते हैं हम उत्तक या टिश्यू, उत्तक कहते हैं। उत्तक से जो सिस्टम डेवलप करता है, इसे कहा जाता है टिश्यू सिस्टम अथवा उत्तक तंत्र। क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे उत्तक तंत्र या टिश्यू सिस्टम। अलग अलग जो ऊतक हैं, बायोलॉजी की क्लास में डिटेल में समझा जाता है कि जीन्स क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गेनिज्म क्या हैं। तो यहां पर हम सिर्फ इन्हें एज अ यूनिट ले रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो जब हम टिश्यू से आगे बढ़ते हैं, तो टिश्यू से आगे बढ़ने पर हमें मिलता है अंग। अलग अलग टिश्यूज मिल करके बनाते हैं क्या? एक अंग बनाते हैं, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो सर आर्गन कहते हैं। तो बनता है अंग अथवा आर्गन, और आर्गन के अंतः संबंधों से, इंटरेक्शन से जो सिस्टम डेवलप कर रहा है, सिस्टम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम अथवा अंग तंत्र। अंग तंत्र, आर्गन सिस्टम, ये टिश्यू सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। विभिन्न अंग अथवा आर्गन मिल करके एक जीव का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न अंग आपस में मिलते हैं, तो विभिन्न अंगों के आपस में मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है अथवा जो जीव है, इस जीव का निर्माण कैसे हो रहा है? तो जब विभिन्न अंग आपस में मिले और विभिन्न अंगों के आपस में मिलने से जो सिस्टम डेवलप हुआ, उस सिस्टम को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम अथवा जीव तंत्र। क्या सिस्टम डेवलप हुआ? जब ये अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्शन किया, अंतः संबंधित हुआ, तो जो सिस्टम डेवलप हुआ, इस सिस्टम को कहते हैं क्या? जीव तंत्र। जीव तंत्र अथवा जैव तंत्र कहते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, एक सिंगल जीव की बात कर रहे हैं। जब किसी एक प्रजाति का जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाए, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो संख्याएं होती हैं, इसे ही कहा जाता है उस जीव की जनसंख्या। तो जैसे मान लिया बकरी है, जैसे मान लिया वोल्फ है, इनकी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। तो अगला स्टेप हमारा होता है, वो अगला स्टेप क्या है? जीवों की संख्या। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो था, अब उस एक किसी एक प्रजाति का जो जीव है, उस एक प्रजाति के जीव की संख्या कहलाएगी जनसंख्या। हम इसे कहेंगे जनसंख्या है। और जनसंख्या अजैविक घटकों के साथ इंटरैक्ट करके जो सिस्टम बनाएगा, इसे कहेंगे
पॉपुलेशन सिस्टम अथवा जनसंख्या तंत्र। क्या कहेंगे? जनसंख्या तंत्र कहेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन सिस्टम व जनसंख्या तंत्र बनेगा। अब देखिए, यहां तक हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर हैं, किसी एक प्रजाति की बात कर रहे हैं और उसकी संख्या हो गई तो हमने कह दिया जनसंख्या। लेकिन जब अलग अलग प्रजातियों की संख्या, एक विशेष प्रजाति है उसकी संख्या का जो समूह है या उसका समूह है तो हमने कहा जनसंख्या। अब जब अलग अलग प्रजातियां हैं, उनकी संख्याएं हैं और वो समस्त समूह जो हुआ, तो अलग अलग जातियों की संख्याएं भी हैं, यानी अलग अलग जातियों के सदस्य भी हैं, और उन सदस्यों का समूह जो हुआ, ये समस्त समूह कहलाएगा जैविक समुदाय। ध्यान रखिएगा, जैविक समुदाय अगला स्टेप है। ओडम साहब ने कहा कि जैविक समुदाय है इस बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के टॉप में बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जनसंख्या के बाद का है। और जैविक समुदाय में क्या है? तो जैविक समुदाय में आप कहेंगे कि जैविक समुदाय में है विभिन्न प्रजातियों के जीव, विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या और विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्याओं का समूह। तो जैविक समुदाय क्या हुआ? आप कहेंगे विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्याओं का समूह ही है जैविक समुदाय। यहां पर अब सिर्फ इंडिविजुअल, जैसे भेड़ है तो भेड़ की संख्या नहीं रहेगी, भेड़ भी है, बकरी भी है, शेर भी है, चीता भी है। ठीक है, डिकम्पोजर्स भी हैं, यानी सूक्ष्म बैक्टीरिया भी हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया के साथ सांप भी है, मनुष्य भी है, खरपतवार घास भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, है ना, समस्त समूह आ गया। तो हम कह रहे हैं कि विभिन्न जैव जीव जो हैं उनका क्या आ गया? समूह हो गया। इसे हमने क्या कहा? जैविक समुदाय कहा। जब जैविक समुदाय अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्ट करता है, अंतः संबंधित होता है और अंतः संबंधित होकर के अंतः क्रिया करता है और जिस सिस्टम का निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है, इस तंत्र को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। तो ओडम साहब ने क्या कहा? पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या की और वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को परिभाषित करते हुए। उस सिस्टम, ठीक। तो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जो है, ओडम साहब का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, इस बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में अगर मैं कहूं कि जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई के रूप में जीन को रखा गया है, और जब ये अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्ट होती है तो आनुवांशिक तंत्र बन रहा है। फिर इससे बड़ी इकाई है कोशिका। कोशिका जब अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्ट करती है तो कोशिका तंत्र बनाती है। इसके पश्चात ऊतक हैं और ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र बनाता है। कई कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, ऊतक बनेंगे। कई ऊतक आपस में मिलेंगे, अंग बनाएंगे और बनेगा उससे अंग तंत्र। कई अंग आपस में मिलकर के एक जीव का निर्माण करेंगे। यहां से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोडाइवर्सिटी, इसका रेफरेंस बार बार आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीवों की जब संख्या हो जाती है तो जीवों की, विशिष्ट प्रजाति के जीवों की संख्या, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या, और जनसंख्या तंत्र का निर्माण होता है। जब अलग अलग प्रजाति के जीवों का समूह, उनकी संख्याओं का समूह अजैविक घटकों के साथ अंतः संबंधित होता है, तब आप कह सकते हैं पारिस्थितिक। तो पारिस्थितिक तंत्र की अंतिम परिभाषा के रूप में क्या परिभाषित किया गया? जैविक समुदायों और अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। और यहीं से आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बना हुआ है, इसी लाइन से यूपीएससी ने प्रश्न बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसीएस ने भी यहीं से प्रश्न बनाया हुआ है, इसे अच्छे समझना है। तो अंत में आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र की? तो एक बुलेट पॉइंट बना करके आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, परिभाषा नीचे लिख लीजिएगा। क्या?
जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के मध्य, जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग समझते हैं इस बात को कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का निर्माण होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं हरे वनस्पति। हरे वनस्पति या ग्रीन वेजिटेशन, इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने हरे वनस्पतियों को लिया है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के स्तर पर हरे वनस्पति भी हो सकती हैं, शैवाल भी हो सकती हैं और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया भी उत्पादक का कार्य करते हैं। हमने लिया है किसको? हरे वनस्पतियों को, क्योंकि हमें सिस्टम को समझना है कि हमने हरे वनस्पतियों को। इन तीनों बातों को लिख लीजिएगा। उत्पादक स्तर पर, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति, शैवाल एवं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया अथवा क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो पारिस्थितिक तंत्र है और पारिस्थितिक तंत्र में है हरे वनस्पति। ये हरे वनस्पति क्या करते हैं? तो हरे वनस्पतियों के द्वारा सूर्य से सौर ऊर्जा आ रही है, सूर्य से आती है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी आ रही है। तो हरे वनस्पति इस सौर ऊर्जा को वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से लेते हैं जल और साथ में लेते हैं पोषक तत्व। ध्यान रखिएगा, हरे वनस्पति क्या कार्य कर रहे हैं? तो हम समझ रहे हैं कि हरे वनस्पति सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, सूर्य से सौर ऊर्जा आई, इन्होंने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और मृदा से ले लिया जल को। अब ये क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। C6H12O6 को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। हम कह सकते हैं इस सौर ऊर्जा को सिंथेसिस कर रहे हैं और किस रूप में कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से हरे वनस्पति क्या कर रहे हैं? आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा को प्रकाश फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और इस सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो यह भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि प्रश्न आपका यहां से भी बना हुआ है। जैव रासायनिक, ठीक है, जैव रासायनिक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा इसे कहा जाता है बायो
केमिकल एनर्जी, जैव रासायनिक ऊर्जा। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है, इस प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन ए जैव ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी दे देगा जैव रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये बात पकड़ना है आपको कि हरे वनस्पति इस सौर ऊर्जा को बदल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ये इस सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब जो ये जैव रासायनिक ऊर्जा है, जो बायोकेमिकल एनर्जी है, दरअसल ये जैव रासायनिक ऊर्जा है पोषक ऊर्जा, न्यूट्रिशनल एनर्जी है। क्या है, तो आप कह सकते हैं ये है पोषक ऊर्जा। पोषक ऊर्जा है अथवा न्यूट्रिशनल एनर्जी है, और ये पोषक ऊर्जा हरे वनस्पतियों से पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जो घटक हैं उन पर स्थानांतरित हो, या पोषक ऊर्जा अन्य घटकों क्या तक पहुंचती है। अब कैसे पहुंचती है बात को समझ। तो यहां पर हमने इस बात को समझ लिया, हरे वनस्पति सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, और ये जैव रासायनिक ऊर्जा ही पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, पोषक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। ठीक, अब देखिए हरे वनस्पतियों पर जो आश्रित होते हैं इन्हें कहा जाता है शाकाहारी। तो हरे वनस्पतियों पर जो आश्रित हैं ये शाकाहारी हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो हरे वनस्पतियों पर आश्रित हैं शाकाहारी, और शाकाहारी इसके माध्यम से हरे वनस्पतियों के द्वारा अपने पोषण की आपूर्ति कर रहे हैं, और ऊर्जा कौन सी है, यही पोषक ऊर्जा है। बात को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे हमें खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा का पिरामिड, सारी बातों को समझना है, तो यही कॉन्सेप्ट आगे काम करता रहेगा। ठीक है, इन शाकाहारियों पर आश्रित कौन होता है, मांसाहारी। और जो मांसाहारी हैं ये मांसाहारी शाकाहारियों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इन सभी पर जो आश्रित होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या, ओमनीवोर्स, या हम इन्हें कहते हैं सर्वाहारी। ठीक, तो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी क्या है, इन सब पर आश्रित हैं और अपने पोषण की पूर्ति। जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात इन सभी का अपघटन का कार्य करते हैं अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं कौन, अपघटक। और अपघटक के पश्चात से हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, या हम कहते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स कहते हैं। और जो ये अपघटक हैं, ये अपघटक इन्हें पुनः क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, और अपघटित करने के पश्चात ये वापस से मिट्टी में पहुंच जाते हैं। तो जो पदार्थ पोषक, एक तरफ तो ऊर्जा थी, ऊर्जा का क्या हुआ, ऊर्जा चली गई, और प्रत्येक स्तर पे जाने के बाद उसकी मात्रा कम होती जाती है। आगे समझेंगे कि एनर्जी कैसे कम होती है, ऊर्जा के प्रवाह का क्या स्तर होता है। दूसरी तरफ मृदा से इन्होंने लिया क्या, पोषक तत्वों को। तो पोषक तत्व का क्या हुए, तो हरे वनस्पति से शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी से होते हुए पुनः अपघटकों ने इन्हें वापस से मृदा में मिला दिया, और ये मिट्टी में, है ना। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र इसी तरह से काम करता है। पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से अगर हम कहें तो दो तरह के सदस्य होते हैं। एक तरफ होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, और जो पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं, इन उत्पादकों में, पारिस्थितिक तंत्र के प्रोड्यूसर्स में क्या हो सकता है, हरे वनस्पति हो सकती हैं, शैवाल हो सकती हैं, अथवा क्लोरोफिल युक्त सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन का कार्य करते हैं।
उत्पादक क्या कर रहे हैं, तो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। और जो जैव रासायनिक ऊर्जा है, जैव रासायनिक ऊर्जा दूसरी तरफ पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं उपभोक्ता, जो क्या काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये उपभोक्ता इनके द्वारा बनाए गए पोषण भोजन पर आश्रित होते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो जहां शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं, वहीं अपघटक क्या कर रहे हैं, मृत पदार्थों के माध्यम से अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और पुनः से पदार्थों को मृदा में मिला। ठीक, तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। आगे हम पारिस्थितिक तंत्र का जब फंक्शन समझेंगे तो इन्हीं बातों को डिटेल में हमें, ठीक है। अब एक बात समझिए, तो हमने समझा क्या था, हमने समझा जीवित जीव हैं, और है इनका भौतिक व जैविक वातावरण। ये आपस में मिलकर के एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का निर्माण कर रहे हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हमने कहा पारिस्थितिक तंत्र। आधारभूत इकाई है पारिस्थितिक तंत्र कहा। पारिस्थितिक तंत्र का समूह, जब छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, तो हम कह सकते हैं इन पारिस्थितिक तंत्र का समूह, पारिस्थितिक तंत्र का समूह जो होता है इसे कहा जाता है बायोम। तो बायोम क्या है, आप कह सकते हैं बायोम है पारिस्थितिक तंत्र का समूह, यानी कि ये बड़ी इकाई होगी, बड़ी इकाई होगी यानी इसका दायरा क्या होगा, बड़ा होगा, कई पारिस्थितिक तंत्र इसमें आकर के आपस में मिले हुए होंगे। ऐसे ही जब बहुत सारे बायोम आपस में मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं, जब बहुत सारे बायोमों का समूह होता है, इस बहुत सारे बायोमों के समूह को जैव मंडल कहते हैं। क्या है, बायोम है और बायोम का समूह, बायोम के समूह को जैव मंडल अथवा बायोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि सर बायोस्फीयर है एक बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का समूह, बायोम का समूह, यानी कि बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र इसमें आकर के मिल जाएंगे। तो बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, आप कहेंगे बायोस्फीयर दरअसल एक बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र ही है, जहां पर बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र आपस में आकर के मिल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाएगी, एक बड़ी इकाई बन जाएगी, और ये कैसी होगी, तो कॉम्प्लेक्स भी होगी, जटिल भी होगी। तो क्या है, जैव मंडल, आप कहेंगे जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, एक बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र ही है, एक वृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए जरा कि जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बता सकते हैं। जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल की सूक्ष्मतम इकाई पारिस्थितिक तंत्र होगा। यही आपका प्रश्न भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में।
कि जैवमंडल की सूक्ष्मतम इकाई के रूप में हम किसे वर्गीकृत करेंगे? तो जैवमंडल की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, दूसरी बात समझना है। पहले तो हमने देख लिया कि ये बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, और दूसरी बात क्या है, पृथ्वी एक जैव मंडल के रूप में है, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है, बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र ही है। बहुत से पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है पृथ्वी में, बहुत से पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिले हुए हैं और एक बहुत बड़ा जटिल पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक बायोस्फीयर के रूप में है। हम कह सकते हैं पृथ्वी जैव मंडल के रूप में, जहां पर क्या हो रहा है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय ना केवल आपस में अंतः संबंधित हैं, बल्कि अंतः क्रियाएं भी। कैसे? हम कह सकते हैं यहां पर है स्थल मंडल, यहां पर है जलमंडल, यहां पर है वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और इनके साथ साथ क्या है, तो इनके साथ साथ हैं जैविक समुदाय, के साथ है जैविक, और क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं और एक दूसरे के साथ करेक्शन कर रहे हैं, अंतः क्रियाओं को भी। ठीक है, तो हम अंत में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इस पूरे समूह को, ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बायोस्फीयर अथवा जैवमंडल तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि बायोस्फीयर क्या है, आप कह सकते हैं बायोस्फीयर एक बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, जहां स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय ना केवल अंतः संबंधित होते हैं, बल्कि अंतः क्रियाएं भी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक से क्या समझा, सामान्य सी परिभाषाएं समझी, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, और बायोम और बायोस्फीयर का सिद्धांत क्या है, या बायोम और बायोस्फीयर। सिंपल सी परिभाषा से हमने शुरू किया था कि पर्यावरण है हम और हमारे आसपास का वातावरण, हम भी एक घटक हैं। फिर हमने आगे बढ़ाया कि जीव और उनके चारों ओर का स्थान जिसके साथ उसका सहजीवी संबंध होता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, सहजीवी संबंध क्या है, फिर उसको समझा। फिर हमने कहा कि जब हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, इस अंतर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि जीव और उनके आसपास का जो स्थान है, जो आवास है या भौतिक और जैविक वातावरण है, जब हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, हम इसे कहते हैं क्या, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई जो है, वो आधारभूत इकाई कहलाती है पारिस्थितिक। फिर पारिस्थितिक तंत्र में हमने क्या देखा कि जैविक और अजैविक घटकों के अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ही पारिस्थितिक। आगे उडम साहब ने बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को व्यवस्थित किया, परिभाषित किया और इकोसिस्टम की एक व्यवस्थित परिभाषा दी, जहां पर क्या कहा गया कि जैविक समुदाय
और अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ही पारिस्थितिक। फिर हमने सिस्टम को देखा, कैसे सिस्टम बनता है, हरी वनस्पति, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अंत में डिकम्पोजर। हमने ये भी देखा कि जो हरे वनस्पति हैं पर्यावरण के उत्पादक हैं, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं, जो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और ये जैव रासायनिक ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र की पोषक ऊर्जा है, न्यूट्रिशनल। फिर हमने देखा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र का समूह बायोम कहलाता है, और बायोम का समूह बायोस्फीयर कहलाता है। और बायोस्फीयर क्या है, तो आप कह सकते हैं बृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी एक बायोस्फीयर के जैवमंडल के रूप में। और अगर आपसे पूछे बायोस्फीयर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो आप कहेंगे बायोस्फीयर की सूक्ष्मतम इकाई पारिस्थितिक तंत्र के रूप में है, पारिस्थितिक। तो आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाते चलिएगा अपना साथ साथ में। कल हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।